ला मासिया, जिसे फुटबॉल की ग्रेटेस्ट एकेडमी माना जाता है, ला मासिया हैज प्रोड्यूस्ड प्लेयर लाइक लियोनेल मेसी, जावी, इनिएस्टा, जिन्हें फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से इंक्लूड किया जाता है। एंड अगर तुम करंट एग्जांपल्स की बात करो तो पाउ कुबार्सी एंड लमीन यमाल जैसे प्लेयर्स भी ला मासिया से आए हुए। लेकिन जहां पे बाकी सारे क्लब्स ऐसे यूथ एकेडमी से या फिर अपनी एकेडमी से ऐसे प्लेयर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वहां पे बार्सिलोना ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई जिसकी वजह से कभी भी उनको ट्रांसफर के अंदर बड़ी साइनिंग्स करनी नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास हमेशा ऑप्शन रहता है फ्रॉम ला मासिया वो कैसे यूथ प्लेयर्स को कन्वर्ट करता है इन फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। आज की वीडियो के अंदर जानते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ला मासिया की बात करेंगे उसकी छोटी सी हिस्ट्री के बारे में, उसके डाउनफॉल के बारे में एंड वापस से कैसे वो रिवाइव हुआ उसके बारे में। सबसे पहले ला मासिया के बारे में मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो बना था 1979 के अंदर। इस टाइम पे फुटबॉल का ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, सबको समझ आ गया था कि फुटबॉल बहुत ज्यादा अच्छे से कमर्शियलाइज हो रहा है। उसी टाइम के अंदर बहुत सारे क्लब स्टार्ट करते अपनी खुद की एकेडमी। उनका मेन एम ये था कि ये एकेडमी हम स्टार्ट करेंगे जिससे बच्चे इसके अंदर खेलेंगे, उसके बाद वो कोई भी क्लब में चले जाए हमारे लिए तो पैसे जनरेट हो जाएंगे। एंड ऐसे बहुत सारे यूरोपियन क्लब ने स्टार्ट किए थे, लेकिन बार्सिलोना कुछ अलग सोचता था। बार्सिलोना ने उस टाइम पे ये सोचा था कि हम इस यूथ एकेडमी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए हम सिर्फ बच्चों को खिलाएंगे नहीं, ये बच्चों को हम इतना ज्यादा अच्छा डेवलप करेंगे जिससे वो आगे जाके हमारी ही मेन टीम को ज्वाइन करे एंड हमारी ही टीम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। इसकी वजह से बार्सिलोना सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता था ला मासिया के अंदर। उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा क्लेवर चॉइस लगती नहीं थी लोगों को, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छी क्लेवर चॉइस बनने वाली थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलते until पेप गार्डियोला आता है। पेप गार्डियोला एज अ मैनेजर नहीं, एज अ प्लेयर ला मासिया से निकले थे। हाँ, पेप गार्डियोला जब ला मासिया से निकलते हैं तब उनका टैलेंट पूरे वर्ल्ड को पता चलता है। पूरे वर्ल्ड को पता चलता है कि कोई यूथ एकेडमी से आया हुआ प्लेयर जो कि ला मासिया से आया था टू बार्सिलोना टीम, वो कितना अच्छा हो सकता है। उसके बाद पेप गार्डियोला का करियर बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन छोटे से इंपैक्ट से भी लोगों को समझ आ गया था, दूसरे क्लब्स को समझ आ गया था कि यूथ एकेडमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीजें पूरी तरह से तब बदलती है जब आते हैं जावी एंड इनिएस्टा। जावी एंड इनिएस्टा दोनों के दोनों स्पेनिश प्लेयर थे, जहाँ पे जावी एंड इनिएस्टा ने आगे जाके फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स की जगह ली। एंड 2000s के अराउंड जावी एंड इनिएस्टा का इमर्जिंग होती है, जहाँ पे जावी एंड इनिएस्टा जैसे बार्सिलोना की टीम के अंदर आते हैं, वो बार्सिलोना को अपनी पीक पे पहुंचाते हैं। उसी के टाइम में 2010 के अंदर इनिएस्टा फीफा वर्ल्ड कप भी जीतता है। एंड ये फीफा वर्ल्ड कप पूरी तरह से चीजें बदल देता है ला मासिया के लिए, क्योंकि इनिएस्टा वही प्लेयर था जो कि ला मासिया से निकला था। वो भी बहुत बचपन से ला मासिया को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद सीधा पाथ उन्हें दिखता है, क्योंकि बार्सिलोना ने उन्हें एक ऐसा पाथ दिया था जहां से जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, बार्सिलोना के वो बड़े बड़े यूथ एकेडमी पे पहुंच चुके, फिर वो ला मासिया में पहुंचे एंड उसके बाद वो बार्सिलोना की टीम के अंदर आ गए, जिसकी वजह से जावी एंड इनिएस्टा जैसे प्लेयर्स ने पूरे वर्ल्ड को प्रूव कर दिया था कि ला मासिया ग्रेटेस्ट एकेडमी है। एंड बहुत लोगों ने ट्राई भी किया, खुद रियल मैड्रिड, डॉर्टमुंड ने ट्राई भी किया, जिन्होंने कुछ प्लेयर्स तो प्रोड्यूस किए, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं कर पाए क्योंकि बार्सिलोना ने पहले से ही बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई थी। लेकिन उसके बाद सारी चीजें एक और बार बदलती है जब आते हैं लियोनेल मेसी, द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। वो भी ला मासिया से आए थे, लेकिन इतनी सी बात नहीं थी क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स को तो ला मासिया ने एक बात दिखाया था, लेकिन ला मासिया के बिना लियोनेल मेसी है ही नहीं। क्योंकि लियोनेल मेसी जब बार्सिलोना के अंदर आए थे फ्रॉम अर्जेंटीना, तब ला मासिया वो एक क्लब था जिन्होंने उन्हें सबसे पहले ट्रांसफर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तब उस टाइम पे लियोनेल मेसी पे कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन बार्सिलोना ने उन पे ट्रस्ट किया था, उन्हें लिटरली एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एंड इवेंचुअली लियोनेल मेसी जैसे पॉपुलर होता है, जैसे वो बार्सिलोना के साथ बैलन डॉर वगैरह जीतते हैं, और उसके बाद लोग जब उन्हें वन ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेयर्स बोलने लगते हैं, तब सबको समझ आ जाता है कि ला मासिया का ये पीक है। लेकिन ला मासिया जैसे अपने पीक को छू रहा था, उनका डाउनफॉल ज्यादा दूर नहीं था। 2015 से लेकिन 20 के बीच में ला मासिया का डाउनफॉल बोला जाता है, लेकिन बहुत सब लोग अलग मानते हैं कि ये डाउनफॉल 2022 तक भी चला था। कुछ लोग बोलते हैं 2017 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन तुम जनरली 2016 से लेकर 2021 तक बोल सकते हो। अभी डाउनफॉल कैसे आता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें पता है कि बार्सिलोना कभी भी बहुत ज्यादा
फाइनेंशियल स्टेबल क्लब रहा नहीं है। जैसे रियल मैड्रिड क्लब है जो स्पेन का एक क्लब है, उनके पास हमेशा से बहुत पैसे रहे, लेकिन बार्सिलोना को बहुत सारे पैसों की कभी भी आदत नहीं थी। अंटिल 2015-16 के टाइम के अंदर बार्सिलोना के पास अचानक से बहुत सारे पैसे आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बार्सिलोना ट्रेबल वगैरह भी जीतती है, सेक्सटल जीतती है, जिसकी वजह से बार्सिलोना को बहुत स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलती है। एंड अब तक जहां पे बार्सिलोना अपने पूरे के पूरे डिपेंडेबल था सिर्फ ला मासिया के अंदर, वो ट्रांसफर्स के अंदर इतनी सारी बड़ी चीजें नहीं करता था। 2015-16 के टाइम में वो करता है, बार्सिलोना साइन करता है प्लेयर्स लाइक ग्रीजमैन, कोटिन्यो, जिनको ब्रेकिंग पैसे वो देता है। एंड ये बार्सिलोना के लिए ज्यादा अच्छा वर्क करता नहीं है, क्योंकि ना कोटिन्यो अच्छा खेल पाते बार्सिलोना के अंदर, ना ग्रीजमैन खेल पाता है। इसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि जो उन्होंने ला मासिया से दूर हटने की कोशिश की थी, ये एक फेलियर निकल गई। एंड इसी के कुछ टाइम के बाद बार्सिलोना के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जहाँ पे लियोनेल मेसी को छोड़ना पड़ता है, आधे से ज्यादा मेन प्लेयर्स रिटायर कर जाते हैं, या फिर उन्हें भी क्लब को छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बार्सिलोना अपनी वर्स्ट पोजीशन के अंदर आ जाता है। एंड इसी टाइम के अंदर उन्होंने ला मासिया के अंदर भी इन्वेस्ट करना खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तो हमारे पास पैसे आएंगे, ला मासिया पे हमें डिपेंड नहीं करना। एंड इसकी वजह से ला मासिया 2015 से 20 के बीच में अच्छे प्लेयर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। आंसू फाटी जो लेट 2021-20 के अंदर आता है, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद रिवाइवल की बात करें तो वो आता है जोन लपोर्ता की एक बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। अब जोन लपोर्ता के बारे में तुम्हारे कैसे भी ओपिनियन हो, लेकिन ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि जोन लपोर्ता एक काफी ज्यादा अच्छे प्रेसिडेंट है, जिन्हें बार्सिलोना को इतने लंबे टाइम से एक अच्छी तरह से रनिंग क्लब बनाया। एंड लपोर्ता ला मासिया को वापस से लाते, क्योंकि उन्हें पता था ला मासिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तभी भी वो इन्वेस्ट करते थे ला मासिया के अंदर। लेट 20s के अंदर उन्हें रियलाइज हो गया था, 2020s के अंदर, जहाँ पे उन्हें समझ आ गया था कि ला मासिया के अंदर इन्वेस्ट करना है। इसकी वजह से 4-5 साल के अंदर तो बहुत ज्यादा अच्छा हो नहीं पाया, लेकिन कुछ टाइम पहले लोगों ने काइंड ऑफ मान लिया कि ला मासिया का कमबैक हो चुका है, क्योंकि प्लेयर्स जनरेट हुए लाइक पाउ कुबार्सी, आंसू फाटी ने भी बहुत हाइप क्रिएट की थी स्टार्टिंग के अंदर। एंड साथ में लमीन यमाल जैसे आए, जितना उन्होंने फुटबॉल को काइंड ऑफ कॉन्कर कर लिया, लोग बोल रहे हैं वो वर्ल्ड के करेंटली बेस्ट प्लेयर है, तो लोगों ने मान लिया कि ला मासिया का कमबैक हो चुका है। एंड थैंक्स टू लपोर्टा, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजीज को पुल ऑफ किया। वैसे ये थी ला मासिया की छोटी सी हिस्ट्री। वैसे अगर तुम्हें फुटबॉल कंटेंट देखना पसंद है अराउंड यूरोप या फिर इंडियन फुटबॉल भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ।